हेलो स्टूडेंट। आज के टॉपिक इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की प्रमुख शब्दावलियों से हैं, जिसमें हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी शब्दावलियां हैं जिनका इकोनॉमिक्स में अक्सर यूज़ होता रहता है। यदि हम इन शब्दावलियों को जान गए तो हमें इकोनॉमिक्स में को पढ़ना और समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट की यह कंप्लेन रहती है कि सर जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं वो समझ में तो आ जाता है, पढ़ भी लेते हैं, समझ में भी आए, लेकिन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो उसका मेन रीज़न यही है कि जो इकोनॉमिक्स के वर्ड हैं उन वर्ड्स की आप सटीक मीनिंग नहीं निकाल पाते, जिन वजह से वो सॉल्व नहीं हो पाता। क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स को ना तो रटना रहता है, रट कर हम नहीं कर सकते, उसको समझ कर ही हम कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स के आप पहले जो वर्ड यूज़ होते हैं उसकी क्या सटीक मीनिंग होती है उसको समझेंगे, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। जैसे पहला वर्ड्स लिखा है अवमूल्यन, जिसको क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन से तात्पर्य है कि यदि विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा की वैल्यू को कम कर दिया जाता है। अब इसमें स्वदेशी मुद्रा की वैल्यू को कम कैसे करते हैं, इसका कहने का मतलब है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कह दिया कि $1 है, जो $1 मान लिया, $1 की जो कीमत है इंडिया में वो मान लेते हैं कि 70 रुपये है, 70 रुपये है। अब हमने क्या किया, $1 की कीमत 70 रुपये है, तो गवर्नमेंट क्या करे कि जानबूझकर $1 की कीमत को 80 रुपये कर दे। जो $1 की कीमत है उसको 80 रुपये कर दे, 80 रुपये कर दे। तो हमने क्या किया कि विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को कम कर देना डिवैल्यूएशन कहलाएगा। अब ऐसा करते क्यों है गवर्नमेंट? ऐसा करने का एक ही उद्देश्य है, निर्यात में वृद्धि हो जाए और आयात में कमी हो जाए। तो निर्यात में जो हमें कोई वृद्धि करनी रहती है तो वहाँ पर हम डिवैल्यूएशन करते हैं। ऐसा तभी करते हैं जैसे हमारे पास प्रोडक्शन अधिक हो गया, हमें निर्यात ज़्यादा करना है, बहुत ही ज़्यादा बेचना है या सेल करना है, तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, अपनी जो मुद्रा है उसकी मुद्रा के वैल्यू को बढ़ा देते हैं, जिससे कि विदेशी मुद्रा की तुलना में हमारी मुद्रा बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और इससे हमारे निर्यात में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट दूसरा देखेंगे, दूसरा लिखा आपका विमुद्रीकरण। देखिए, विमुद्रीकरण से तात्पर्य है यदि कोई प्रचलित मुद्रा है और उस प्रचलित मुद्रा के बदले हम किसी नई मुद्रा का प्रचलन कर दें तो वह विमुद्रीकरण कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे सन 2016, आई थिंक 8 नवंबर 2016 था, यही डेट है, तो उस दिन क्या हुआ, नोटबंदी हो गई। अब नोटबंदी था तो इसमें आपके 500 और 1000 के नोट जो थे वो बंद कर दिए गए। तो क्या हुआ, पुरानी मुद्रा थी, अब उस पुरानी मुद्रा को बंद करके उसकी जगह क्या किया गया, नई मुद्रा को लाया गया। तो जब किसी पुरानी मुद्रा के बदले, ऐसे कई जो प्रचलित मुद्रा जो चल रही है उसके बदले किसी नई मुद्रा का प्रचलन कर देना विमुद्रीकरण कहलाएगा। नाउ कम नेक्स्ट क्या है, निजीकरण। निजीकरण देखिए, निजी अपने यहाँ जो अपना देश है वहाँ पर तो निजीकरण उदारीकरण दोनों ही है, लेकिन जैसे अमेरिका जैसे जो देश हैं वहाँ पर मैक्सिमम जो पॉलिसी है वो निजीकरण है। निजीकरण मतलब प्राइवेट सेक्टर में जाना, गवर्नमेंट के हाथों में ना होकर के मैक्सिमम पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है वो निजीकरण के हाथों में रहता है। ऐसा करना, निजीकरण को बढ़ावा देना, ये ऐसा उद्देश्य है जो कि हर एक चीज़ को प्राइवेट किया जाए या निजीकरण वहाँ पर किया जाए। ऐसा दो ही जगहों पर किया जाता है, दो ही मैक्सिमम कंट्री जो आपके विकसित हैं ज़्यादातर वहाँ पर ऐसा किया जाता है, जैसे आपका अमेरिका है, सिंगापुर है, इन सब जगहों पर किए जाते हैं, निजीकरण की व्यवस्था रहती है। दूसरा लिखें उदारीकरण। उदारीकरण से तात्पर्य है यहाँ पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस गवर्नमेंट की पॉलिसी को प्राइवेट सेक्टर को देना उदारीकरण कहलाएगा। आप प्राइवेट सेक्टर को देना, या फिर जैसे कह सकते हैं कि आपका जैसे रूस है मान लिया, और जो रूस है वहाँ पर जो मैक्सिमम पॉलिसी है या लगभग सभी पॉलिसी गवर्नमेंट के हाथों में होती है, लेकिन राज्य सरकार के हाथों में, केंद्र सरकार के नहीं, राज्य सरकार के हाथों में होती। तो जब हमारी जो गवर्नमेंट के हाथों में जो पॉलिसी है वह क्या करना, प्राइवेट सेक्टर में देना, निजीकरण में देना उदारीकरण कहलाएगा। ऐसा अपने इंडिया में ऐसा है, लेकिन ऐसे आपके अमेरिका में तो जैसे है, अमेरिका में पूरा का पूरा निजीकरण है, इंडिया में उदारीकरण और निजीकरण दोनों है। फ्रांस में जो है, जैसे आपका रूस में आपका निजीकरण और उदारीकरण नहीं है। तो इसमें आप उदारीकरण से अगर आप देखें कि उदारीकरण किसे कहते हैं, तो सरकारी क्षेत्र को कम करके, जो आपका सरकारी क्षेत्र है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसको कम करके
कम करने के बाद में निजी क्षेत्र के लिए उदार नीति अपनाना उदारीकरण कहलाएगा। मतलब कि सरकारी क्षेत्र को कम करके निजीकरण का जो क्षेत्र है उसके लिए उदार नीति को अपनाना उदारीकरण कहलाएगा। इसके बाद में लिखें आपके वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से तात्पर्य है कि किसी अर्थव्यवस्था को, जैसे जो इंडिया की अर्थव्यवस्था, अगर इंडिया की अर्थव्यवस्था को देखें तो इंडिया की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाएगा। तो जब इंडिया की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से अपनी तुलना करते हैं तो वो वैश्वीकरण कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट, मौद्रिक नीति। ये मौद्रिक नीति का मैंने स्पेशली एक वीडियो ही मतलब बनाया हुआ है, वो वीडियो आप जाकर के देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा क्योंकि उसमें भी कुछ हम टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किए हुए हैं। तो आप मौद्रिक नीति को जानने के लिए आप मौद्रिक नीति का वीडियो देख लीजिएगा। हालांकि आप इतना याद रखेंगे कि जो मौद्रिक नीति होती है उसको कौन जारी करता है? आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, तो मौद्रिक नीति जो होगी वो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो ऋण होते हैं उसमें कमी करना, उसको कम करना, उसको ज़्यादा करना, यही एक मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को एक वर्ड में आप जानेंगे कि मुद्रास्फीति जैसे कहते हैं महंगाई। कोई चीज़ महंगा रहता है, अब महंगाई जो होता है उसी को हम मुद्रास्फीति कह सकते हैं। ठीक है, एक वर्ड्स में जान लेंगे मुद्रास्फीति क्या होती है, एक प्रकार की महंगाई होती है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो व्यक्ति है उनके पास पैसे तो रहते हैं लेकिन सामान भी आपके बहुत महंगे बिकते हैं। तो पैसे तो रहते हैं लेकिन सामान भी आपके महंगे बिकेंगे, तो जो महंगाई होती है वह आपकी एक प्रकार की मुद्रास्फीति कहलाती है। नाउ नेक्स्ट, मुद्रास्फीति मतलब डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में आप कहते हैं मंदी। देखिए मंदी जैसे आप इस एग्जांपल में समझ सकते हैं, जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में क्या है कि हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं और सामान भी सस्ता मिलता है। तो मंदी का मतलब कोई चीज़ सस्ता हो जाता है, ठीक है, रहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आते हैं, लॉकडाउन की स्थिति में मैक्सिमम पीपल के साथ क्या होता है, पैसे नहीं रहते हैं और सामान सस्ता रहता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए सब्जियाँ क्या होती हैं, बहुत ही कम प्राइस में मिल रही हैं, लेकिन सब्जियाँ कम प्राइस में मिलने के बाद में इंसान के पास क्या होता है, पैसे नहीं रहते हैं। सामान सस्ता भी बिकता है और पैसे नहीं रहते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, सामान मतलब रखा रह जाता है और वह बिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान के पास पैसे ही नहीं तो खरीदेगा कहाँ से। और इसमें आप अगर इसका एग्जांपल मतलब इसका डेफिनेशन कहें कि मुद्रास्फीति मतलब डिफ्लेशन से तात्पर्य है कि ऐसे कंडीशन में इंसान के पास में पैसे नहीं होते और सामान भी आपका सस्ता रहता है। और महंगाई आपका यहाँ पर अगर देखेंगे इन्फ्लेशन में कि ऐसे कंडीशन में इंसान के पास में पैसे तो रहते हैं लेकिन सामान महंगा रहता है। स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में आपके दोनों इसमें कह देंगे, जैसे इसमें आपके आ जाएंगे दोनों इसमें ऐड हो जाएंगे, आपके क्या कहते हैं, महंगाई प्लस मंदी। देखिए जब दोनों ही कंडीशन साथ साथ आ जाती है, क्या होते हैं, महंगाई और मंदी जो है वो साथ साथ अगर आ जाएं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये स्टैगफ्लेशन हो जाते हैं। अब इस प्रकार के कंडीशन में क्या होता है कि सामान जो होता है वो नहीं बिकता है। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि आपके मंदी है, तो मंदी में क्या होता है, इंसान के पास में पैसे भी नहीं होते हैं, जैसे हमने वो दोनों बता दिया, पैसे नहीं रहते हैं। और यहाँ पर जब महंगाई हो जाएगी तो महंगाई में वो सामान बिकेगा नहीं। तो दोनों आपकी, जैसे हम कहते हैं कि जब मंदी के साथ साथ महंगाई भी आ जाए तो ऐसी स्थिति आपकी स्टैगफ्लेशन कहलाएगी। ये जो तीन टॉपिक हैं, यहाँ पर जो चार टॉपिक हैं, ये चार टॉपिक मैंने एक वीडियो इसके बनाई हुई है, वहाँ पर पूरा मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है, वहाँ पर भी आप जाकर इसको देख सकते हैं। डिसइंफ्लेशन। देखिए डिसइंफ्लेशन से तात्पर्य है यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि महंगाई पर नियंत्रण करना। इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। इसमें कहते हैं महंगाई पर नियंत्रण करना। महंगाई पर नियंत्रण करना डिसइंफ्लेशन कहलाता है। अब महंगाई पर नियंत्रण करेंगे जो हम,
वो एक प्रकार से जानबूझ कर किया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम कब करते हैं, क्योंकि वस्तुएं जो हमारी बिक नहीं रहेंगे तो मुद्रा का प्रचलन हो नहीं रहा है, और मुद्रा का प्रचलन नहीं होगा तो ये मतलब अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो जब मुद्रा के प्रचलन को करने के लिए हम क्या करेंगे, महंगाई पर नियंत्रण करेंगे। महंगाई पर नियंत्रण करना ही, लेकिन ये क्या होगा, ये जानबूझकर किया जाएगा। तो जानबूझकर महंगाई पर नियंत्रण करना डिसइंफ्लेशन कहलाएगा। यहाँ पर रिफ्लेशन कहलाएगा, इसका अपोजिट कहेंगे। यहाँ पर लिखेंगे मंदी पर नियंत्रण करना, मंदी पर नियंत्रण करना, नियंत्रण करना। तो जब मंदी पर नियंत्रण करेंगे तो आपका रिफ्लेशन कहलाएगा। अब आप कहेंगे कि ये मंदी पर नियंत्रण और ये आपके जो आपके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन दोनों पर नियंत्रण करते कैसे हैं या कौन करता है? तो देखिए, जैसे मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी बताया कि इसमें आरबीआई के द्वारा क्या होता है कि विभिन्न जो ऋण हैं उसमें मतलब उसके ऋण को कम करते रहते हैं या वृद्धि करते रहते हैं। तो हमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को करने के लिए हमें ऋण में वृद्धि और कमी करनी पड़ती है, जिसके द्वारा हम दोनों पर मतलब क्या कहते हैं यहाँ पर नियंत्रण रख सकते हैं। और ये कौन करता है? ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। लास्ट में इसमें लिखे निवेश। निवेश, इस निवेश का तात्पर्य है कि यदि हम लाभ कमाना हो तो लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या होता है, पैसे किसी कंपनी में लगाना है, किसी बिजनेस में लगाना ही हमारा निवेश कहलाएगा। और निवेश क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। तो आप ऐसा करें कि यदि लाभ कमाने के उद्देश्य से हम किसी बिजनेस या किसी व्यवसाय में कोई रुपया या मनी या अपना एसेट्स या किसी प्रकार के सर्विस वगैरह हो गए हम अगर लगाते हैं तो वह हमारा निवेश कहलाएगा। अब यहाँ पर निवेश और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कि विनिवेश। विनिवेश का तात्पर्य है कि जो निवेश किया गया पूंजी है उस निवेश किए गई पूंजी को वापस लेना विनिवेश कहलाएगा। यदि एग्जाम्पल के लिए कह दें कि यदि हमने मान लिया कि किसी जगह पर 500 रुपया हमने किसी कारोबार में मान लिया लगाए, अब 500 रुपया लगाए हैं तो वहाँ पर 500 रुपये को हमें क्या करना, वापस लेना है। तो 500 रुपये को वापस लेना ही हमारा क्या कहलाएगा, विनिवेश कहलाएगा। विनिवेश कहलाएगा मतलब हमें करना है या नहीं करना है, हमारा प्रॉफिट या किसी प्रकार से लेना, तो हम जो अपना इन्वेस्टमेंट किए हैं उसी को वापस लेना आपका विनिवेश कहलाएगा। लास्ट में शॉर्ट टॉपिक लिखें, जैसे हार्ड मनी लिखें। हार्ड मनी से तात्पर्य है जो मुद्रा हमें प्राप्त करना थोड़ा टफ हो जाता है, कठिन रहता है, वो आपका हार्ड मनी कहलाएगा। जैसे अमेरिका का डॉलर प्राप्त करना हो तो उसका वैल्यू या उसका मूल्य ज़्यादा है तो आपको प्राप्त करना कठिन रहेगा, तो वो हार्ड मनी हो जाएगी। शॉर्ट मनी जिसको प्राप्त करना आसान हो, अगर आपको नेपाल की करेंसी प्राप्त करना हो तो नेपाल की करेंसी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो मुद्रा आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं वो आपका शॉर्ट मनी, और जो थोड़ा दुर्लभ होता है प्राप्त करना वो आपका हॉट मनी कहलाएगा, आपका हार्ड मनी कहलाएगा। इसका में लिखा है हॉट मनी। हॉट मनी से तात्पर्य जिनमें पलायन के गुण अधिक होते हैं। पलायन के गुण अधिक होने का मतलब जैसे जो आपका रुपया है, मनी है, वो क्या होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह हमारे बहुत ही आसानी से चल जाते हैं। हमने कहने का मतलब कि यदि हम कहीं कुछ परचेज़ करने चले आए तो हमने रुपया दिया, सामान तुरंत ले लिया। लेकिन हम कहते कि हमारे पास रुपया कैश में नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या अकाउंट में है या हमारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड में है, तो हम हर जगह तो तुरंत उसको आसानी से कर नहीं सकते। या हम उसको कह दें कि हमारे पास वो रुपया कैश में ना होकर के उसके जगह पर हमारे पास एसेट्स हैं। जैसे हम कह दें कि हमारे पास सोना चांदी है या हमारे पास गेहूँ है, चावल है, उसके बदले में हम कुछ ले सकें। तो गेहूँ चावल के बदले में आपको मिल तो सकता है कोई भी चीज़, लेकिन आसानी से हर एक जगह नहीं मिल सकते। तो पलायन के गुण किस में होते हैं? जो आपके कैश मनी होते हैं वो उसमें पलायन के गुण अधिक होते हैं। तो जिनमें पलायन के गुण अधिक हो वो आपका हॉट मनी कहलाएगा। इसमें एक आता है आपका बिटकॉइन। बिटकॉइन का मतलब जो आपके कंप्यूटर द्वारा मनी को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं वो आपका बिटकॉइन कहलाता है। तो इसमें तो हमने देखा कुछ जो प्रमुख वर्ड थे, उस प्रमुख वर्ड्स को मैंने देखा कि उसमें प्रमुख वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, इकोनॉमिक्स में कौन कौन से प्रमुख वर्ड्स थे। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप एक वीडियो और देखिएगा, वो आपके मॉनेटरी पॉलिसी पर पूरा आधारित है। वो दोनों वीडियो अगर आपने देख लिया तो इकोनॉमिक्स को पढ़ना और समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपके लिए दो वीडियो, एक ये वाला वीडियो जो अभी देख रहे हैं और इसके बाद में आपका मॉनेटरी पॉलिसी जो वीडियो है उसको भी आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो का कुछ ना कुछ आपको रिवीजन हो जाएगा।
ये वीडियो आपको कैसे लगी इसको कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।